नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने की योजना की घोषणा की। निजी क्षेत्र द्वारा विकसित देश के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का लोकार्पण किया। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से दिव्यांगजनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से निपटने के लिए सख्त कानून लाने पर विचार करने को कहा। असम विधानसभा ने बहुविवाह पर रोक लगाने और इसे दंडनीय अपराध बनाने संबंधी विधेयक पारित किया। भारत और इंडोनेशिया ने हिंद महासागर में समन्वय सहित समुद्री सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। और लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में तन्वी शर्मा पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी परिसर का उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि ये सुधार भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को नई ताकत देगा। जैसे हमने स्पेस इनोवेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, वैसे ही हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे। यह रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई शक्ति देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का लोकार्पण किया। इसमें सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करने की क्षमता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधायकों को संबोधित किया। उन्होंने विधायकों से ओडिशा के गठन के 100 वर्ष पूरे करने तक एक समृद्ध राज्य बनाने के लिए समर्पण के साथ काम करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कहा कि ओडिशा संसाधनों से संपन्न है और इसमें एक अग्रणी राज्य बनने की क्षमता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लगभग 25 वर्ष पहले ओडिशा विधानसभा में एक विधायक के रूप में उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। उन्होंने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक अपनी यात्रा का श्रेय विधानसभा को दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोरखपुर इज्जतनगर एक्सप्रेस को रवाना किया। ट्रेन का मार्ग इज्जतनगर स्टेशन तक बढ़ा दिया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस ट्रेन से बरेली से पीलीभीत और गोरखपुर जाने वाले यात्रियों को फायदा होगा और इन क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का रेल बजट करीब 18 गुना बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जहां 2014 से पहले मात्र 1100 करोड़ के आसपास का बजट होता था, आज 19,000 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं। इसके कारण यूपी में कई तरीके से रेलवे का डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। आज बरेली से पीलीभीत को कनेक्टिविटी और आगे गोरखपुर तक कनेक्टिविटी का विस्तार उसी कड़ी में एक नई पहल है। सरकार ने आज वस्त्र केंद्रित अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी परियोजना और स्टार्टअप योजना को मंजूरी दे दी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि योजना में भारत के वस्त्र क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अनुसंधान, डेटा और नवाचार एक साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ये योजना भारत को विश्व में स्थिरता, प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाएगी।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। श्री शाह ने कहा कि बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार विकसित बिहार के लिए सुशासन सुनिश्चित करने के संबंध में और अधिक ताकत से काम करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से दिव्यांगजनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने आज केंद्र से दिव्यांगजनों और दुर्लभ आनुवांशिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों का उपहास करने वाली अपमानजनक टिप्पणियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की तर्ज पर दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने को कहा। न्यायालय की पीठ ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभद्र, आपत्तिजनक और अवैध सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक तटस्थ, स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय की आवश्यकता है। असम विधानसभा ने आज असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित कर दिया। देश में बहुविवाह के खिलाफ सबसे सख्त कानूनों में से एक इस कानून में बहुविवाह को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। विधेयक में पहले विवाह को कानूनी तौर पर खत्म किए बिना दूसरा विवाह करना जुर्म बताया गया है। विधेयक में पिछला विवाह छिपाने वालों को 10 साल तक की जेल और पहले विवाह को खत्म किए बिना दूसरा विवाह करने पर 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। ऐसे निकाह कराने वाले मौलवियों पर 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंजाब के मोगा के गांव रणसिंह कला में पराली न जलाने के लिए किसानों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे गांव की इस कामयाबी के बारे में देश को बताएंगे ताकि दूसरे भी इसका अनुकरण करें। आज पंजाब को यहाँ बधाई देने आया हूँ और पंजाब के इस प्रयोग को सारे देश में ले जाने आया हूँ कि पराली न जलाएं तो विकल्प क्या है, खेत साफ करके गेहूं बोना। वो प्रयोग यहाँ हुए हैं। रणसी कला गांव सरपंच मेरे साथ खड़े हैं, 6 साल से पराली नहीं जला रहा। ये सीधे पराली को खेत में मिलाते हैं और डायरेक्ट सीडिंग करते हैं। 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के समापन से एक दिन पहले गोवा के पणजी में सिनेमा प्रेमियों की भारी भीड़ देखने को मिली। हमारे संवाददाता ने बताया है कि फिल्मोत्सव के 8वें दिन दर्शकों ने बहुप्रतीक्षित फिल्मों की स्क्रीनिंग, ज्ञानवर्धक मास्टर क्लास और फिल्म निर्माताओं के साथ खास बातचीत के जरिए मनोरंजन किया। अभिनेता और फिल्मकार आमिर खान ने कहानी के माध्यम से सामाजिक बदलाव और समावेशिता पर एक कार्यशाला को संबोधित किया। अपने फिल्मी जीवन के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे वे बचपन से विभिन्न कहानियों के बीच पले बड़े हैं, जिसमें आकाशवाणी कार्यक्रम हवा महल भी शामिल था। मीडिया से बातचीत में मलयाली ब्लॉकबस्टर ARM के निर्देशक जितिन लाल ने इफी में एक समय आगंतुक होने से लेकर आज यहां अपनी फिल्म प्रदर्शित करने की कहानी बताई। फिल्म प्रदर्शनियों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता पुरस्कार की दावेदार साइमन मेसा सोटो की ए पोएट आज दिखाई गई। यह फिल्म ऑस्कर नाम के एक अधेड़ उम्र के असफल कवि की कहानी है, जिसने जिंदगी से हार मान ली थी। अन्य प्रदर्शनियों में वी शांताराम की 1946 की फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, 1982 की चेक फिल्म कैलामिटी तथा मणिरत्नम की 1989 की फिल्म गीतांजलि जैसी रिस्टोर की गई क्लासिकल फिल्में भी आज दिखाई गई। इफी के इस संस्करण का अंत कल थाई फिल्म अ यूजफुल गोस्ट के प्रदर्शन के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में एक समापन समारोह में होगा। निखिल और सायरा के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, पणजी। चौवालीसवां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हो गया। इस वर्ष मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत थी। इस साल मेले में 18 लाख से ज्यादा लोग आए। मेले में भारत और चीन, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों के 3500 से ज्यादा कारोबारियों ने हिस्सा लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री स्याफ्री शमसुद्दीन ने आज नई दिल्ली में तीसरे भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता की अध्यक्षता की।
दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी और गहन द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की पुष्टि की। बैठक में दोनों देशों ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे बहुपक्षीय ढांचों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों के संबंध बहुत पुराने हैं। इंडिया एंड इंडोनेशिया आर मैरीटाइम नेबर्स। भारत और इंडोनेशिया ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सभ्यतागत संबंध साझा करने वाले समुद्री पड़ोसी हैं। बहुपक्षवाद, समावेशिता और कानून के मूल्य दोनों देशों के लिए समान है और इन साझा मूल्यों ने हमारे समकालीन संबंधों को दिशा दी है। हमारे बीच काफी कुछ एक समान है जो निरंतर रक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक और राजनयिक सहयोग की नींव रखने में सहायक हैं। डिफेंस, ट्रेड, कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने वॉशिंगटन में अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप मंत्री जैकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की और आपसी हित के व्यापार समझौते तथा प्रौद्योगिकी सहयोग पर विचार विमर्श किया। श्री क्वात्रा ने कहा कि व्यापार समझौता, रणनीतिक व्यापार संवाद और प्रौद्योगिकी सहयोग सहित द्विपक्षीय आर्थिक मुद्दों पर व्यापक बातचीत हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि रेलगाड़ियों में मिलने वाले भोजन को हलाल प्रमाणित करने संबंधी कोई दिशा निर्देश नहीं है। मीडिया की खबरों के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेलवे को एक शिकायत पर नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया कि रेलगाड़ियों में मिलने वाले मांसाहारी भोजन में केवल हलाल प्रसंस्कृत मांस का ही उपयोग किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे कभी भी हलाल प्रमाण पत्र की मांग नहीं करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से समय पर परीक्षाएं आयोजित करने और अंतिम उपाधियां तथा प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि इसमें देरी से विद्यार्थियों के अवसरों का नुकसान होता है और उन्हें उपयुक्त रोजगार पाने में बाधा आती है। आयोग ने कहा कि विद्यार्थी शैक्षणिक कैलेंडर में निर्दिष्ट समय पर परीक्षा आयोजित करने और परिणाम प्राप्त करने के हकदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज T20 विश्व कप जीतने वाली महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम से मुलाकात की। टीम ने प्रधानमंत्री मोदी को एक हस्ताक्षरित बल्ला भेंट किया। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने कोलंबो में हुए फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराया था। इस बीच प्रधानमंत्री ने टोक्यो डेफलिम्पिक्स में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि 9 स्वर्ण पदकों सहित 20 पदकों के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और समर्पण से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की 16 साल की तन्वी शर्मा ने पूर्व विश्व चैंपियन जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 19 वर्ष के मनराज सिंह ने भी एचएस प्रणॉय को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में और उससे सटे श्रीलंका तट पर बने गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान दितवाह में बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान के कारण आज से अगले 24 घंटे तक डेल्टाई जिलों में तेज वर्षा होने की संभावना है। शनिवार और रविवार को डेल्टाई जिलों और कुछ आंतरिक जिलों में अत्यधिक तेज वर्षा की आशंका है। चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और रानीपेट जिलों सहित उत्तरी जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत तेज बारिश हो सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने कल पंजाब में शीत लहर का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में कोहरे की आशंका जताई है। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराइक्काल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने की योजना की घोषणा की। निजी क्षेत्र द्वारा विकसित देश के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का लोकार्पण किया। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से दिव्यांगजनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से निपटने के लिए सख्त कानून लाने पर विचार करने को कहा। असम विधानसभा ने बहुविवाह पर रोक लगाने और इसे दंडनीय अपराध बनाने संबंधी विधेयक पारित किया। भारत और इंडोनेशिया ने हिंद महासागर में समन्वय सहित समुद्री सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। और लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में तन्वी शर्मा पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।